गुड मॉर्निंग क्लास, +2 क्लास। आज हम करेंगे 16 लेसन नमक, जिसका नाम है, इसकी लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर। तो देखिए, पाठ का सारांश करते हैं। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों की को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बेवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सारांश। सफ़िया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहाँ एक सिख बीवी को देख वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सभी सफ़िया की माँ की तरह थे। सफ़िया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा, तो उसे पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है। तो वह लेकिन के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उसने बताया कि वह विभाजन के बाद भारत आई थी। उनका वतन जी लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफ़िया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा। उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। वह लाहौर में 15 दिन रुकी। उसके भाइयों ने खूब खातिरदारी की। मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने शेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया और व्यंग्य किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था। लेखिका इस पर झुंझला गई और नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जांच पर हवाला दिया और बेइज्जती होने का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज़ को शालीनता से ले जाना चाहती थी। परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी और भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे को उसे रवाना होना था। उसने सारी रात पैकिंग की। सारा सामान सूटकेस व बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया ही शेष रह गई थी। गुस्सा उतरने पर भावना के साथ स्थान पर बुद्ध धीरे धीरे हावी हो रही थी। उसने कीनुओं के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा कि भारत से केले ले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे, जो कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य माहौल व सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी, शायद फिर वह ना आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें,
आदि दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें खुल गई क्योंकि उसका हाथ किनुओं की टोकरी पर जा पड़ा था। उसके दोस्त ने कहा था कि वह यह हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वह फर्स्ट थर्ड क्लास में के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों से मैं सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। यह जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी और वह लंबा पतला और खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेट कर स्वयं सोफिया के बैग में रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा और सिख बीवी को संदेश देने को कहा। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। हाँ, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जैगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाजा, आवा, गालियों आदि के कारण लाहौर ख़त्म होने वाला व अमृतसर शुरू होने का पता नहीं चला। अमृतसर ने कस्टम की जांच शुरू की तो कस्टम अफसर के पास पहुंची और पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाई। अफसर ने उसे साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने उसे बिठाया और 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली और उसने पहले पन्ने पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिक के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उसने 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर अपने दोस्त से यह किताब दी थी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े और नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफ़िया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम अफसर ने कहा कि अब वहाँ भी कस्टम हो गया है। उसने अपने वतन की ढाब की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे से आगे चलने लगा। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ गई तब वह पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। नीचे लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो इस कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इससे संबंधित ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। ये लेसन आपने कंप्लीट रीड भी करना है। ओके, थैंक यू।